हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए ग्रेट लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बिग डेटा के यूनिट 4 लेकर के आ चुके हैं, जिसकी आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। सो यूनिट 4 आप सामने देख सकते हो। यूनिट 4 है हडूप इकोसिस्टम एंड यार्न। ठीक है, हडूप इकोसिस्टम क्या होता है और यार्न क्या होता है, इसमें हम लोग आगे देखेंगे। बाकी अगर 3 यूनिट्स आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है बिग डेटा की, आप लोग वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। और पहले वो देख करके आइएगा, तब जाकर के यूनिट 4 आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो में ये 10 टॉपिक्स हैं जिसको मैंने अभी मे बी ये यूनिट 4 का ये फर्स्ट पार्ट वीडियो होने वाला है। इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से अभी पढ़िएगा। और अगर ये नोट्स आप लोग को चाहिए तो दिए हुए नंबर पे, स्क्रीन पे जो आप लोग को नंबर दिख रहा है उस पर व्हाट्सअप करिएगा, आप लोग को वहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग को इसमें पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जहाँ पे एग्जामिनेशन में आप लोग से पूछा जा सकता है। वहीं से मैं इस नोट्स को बनाया हूँ और वहीं से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जो जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज देखते हैं हडूप इकोसिस्टम कंपोनेंट क्या होता है, वो देखेंगे। हडूप फेडरेशन देखेंगे। नोएसक्यूएल डेटाबेस एंड एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज देखेंगे क्या होता है। टाइप ऑफ नोएसक्यूएल देखेंगे। ठीक है, मोंगोडीबी फीचर्स देखेंगे और डेटा टाइप यूज्ड इन मोंगोडीबी, स्पार्क्स एंड मेथड टू इंस्टॉल स्पार्क्स, अबाउट स्केला, ऑपरेटर यूज्ड इन स्केला। देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये दोनों टॉपिक थोड़े से इंपॉर्टेंट है। और यान में मैप रिड्यूस 2 क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हडूप इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ हडूप इकोसिस्टम। देखो हडूप इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होता है, द हडूप इकोसिस्टम कंप्राइजेस अ वैरायटी ऑफ टूल्स एंड फ्रेमवर्क डिजाइन टू फैसिलिटेट द स्टोरेज, प्रोसेसिंग, एनालिसिस ऑफ लार्ज स्केल ऑफ डेटा। देखो हडूप इकोसिस्टम क्या करता है, एक एक तरह का टूल समझ लो, एक तरह का फ्रेमवर्क है। ठीक है, जिसको डिजाइन किया गया किस चीज के लिए, उसके स्टोरेज को, किसी भी डेटा की प्रोसेसिंग को करने के लिए, और किसी भी लार्ज सेट ऑफ डेटा को, जैसे हम लोगों को पता है ना कि बिग डेटा का मतलब क्या है, बहुत ही ज्यादा लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है। उसको किस तरीके से एनालाइज करेगा, उसको किस तरीके से प्रोसेस करेगा, उसको किस तरीके से स्टोर करेगा डिफरेंट वे में, वो हमारा क्या करता है, वो हडूप कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स आपके होते हैं। जैसे पहला है हडूप कॉमन है। ठीक है, अपाची स्कूप है, अपाची काफका है, अपाची पिग, अपाची हाइव, हडूप मैप रिड्यूस, यार्न हो गया, और एचडीएफएस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले वाले तीनों वीडियोस में से आप लोग को एचडीएफएस दिख जाएगा और मैप रिड्यूस भी आप लोग को उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, इसमें ज्यादा नहीं है, आप लोगों को बस समझना है। तो इस नोट्स को अच्छे से पढ़ के जाना, और आप ज्यादा से ज्यादा इलेबोरेट करके अगर लिखना अगर क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, ये 10 मार्क्स के लिए सब क्वेश्चन है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला है हडूप कॉमन, द कलेक्शन ऑफ कॉमन यूटिलिटीज एंड लाइब्रेरी दैट सपोर्ट अदर हडूप मॉड्यूल्स। देखो यहाँ पे क्या है, कॉमन यूटिलिटीज एंड लाइब्रेरीज। देखो एक तरह की कुछ लाइब्रेरीज होंगे, एक तरीके के कुछ यूटिलिटीज होंगे हमारे इसी डेटा के अंदर, तो उसको क्या करता है, वहां पे वो इस चीज को स्टोर कराता है, मतलब कलेक्ट करता है। ठीक है, प्रोवाइड एसेंशियल, और क्या प्रोवाइड करता है हडूप कॉमन, प्रोवाइड एसेंशियल सर्विसेज एंड फंक्शनैलिटीज सच एज द फाइल सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन एंड इनपुट आउटपुट यूटिलिटी। देखो फाइल सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, किसी भी फाइल, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, जावा में एब्स्ट्रैक्शन होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है, किसी चीज को हाइड करना, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको हाइड करके रखना। ठीक है, फंक्शनैलिटी पे नहीं जाना है, जो हमें सामने बस दिख रहा है उससे हमें मतलब होना चाहिए, हमें फंक्शनैलिटी पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो फाइल सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से फाइल कहां से बने उससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। तो फाइल सिस्टम एब्स्ट्रैक्शन को क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है, और इनपुट और आउटपुट किस तरीके से जा रहा है उसकी यूटिलिटीज को ये प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं इस पे जरा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास आता है हडूप दैट इज कॉल्ड द एचडीएफएस। एचडीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, क्या करता है हडूप, अ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट प्रोवाइड हाई थ्रूपुट एक्सेस टू एप्लीकेशन डेटा। सिंपल सा देखो, जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है ना, उसको डिफरेंट टाइप्स में क्या करता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करता है छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा हडूप का काम यही होता है, डिफरेंट टाइप्स के फाइल में। अब जैसे मान लो 100 MB की फाइल है, ठीक है, 100 MB की फाइल है।
अब 10-10 MB या 20-20 MB में इसको क्या करेगा, ये अलग अलग करके इसको डिवाइड करेगा। ये क्या हो गया, एचडीएफएस, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, क्या करता है और क्या करता है, मैनेज स्टोर अक्रॉस अ डिस्ट्रीब्यूटेड क्लस्टर। क्लस्टर मतलब क्या होता है, एक मतलब क्लस्टर समझ लो, एक मैं कह दूं आप लोगों से, जैसे मान लो एक सेट ऑफ डेटा जिसको हम लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा ग्रुपिंग में होता है ना क्लस्टर, उसको कहते हैं हम लोग क्लस्टर यहाँ पे कहते हैं। इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस बाय रिप्लिकेटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल नोड। अब देखो इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफएस का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या होता है, आप लोग जानो एक चीज को। मान लो यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी लिखा हुआ है, ठीक है, ये चार चीज लिखी हुई है। अब समझो ए का डेटा मैंने इसमें भेज दिया, बी का डेटा इसमें भेज दिया, सी का इसमें भेज दिया और डी का इसमें भेज दिया, और मान लो एक ई है, ई को इसमें भेज दिया। अब यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सबके डेटा में सब, मतलब समझ लो अलग, ये डेटा नोड कहलाता है। नीचे वाला जो होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, डेटा नोड कहते हैं। इसको डेटा नोड 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3, 4 और 5, जितने टाइप में हम लोग चाहे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो समझो जैसे मान लो इसके पास ए आ गया, तो ए इसके पास है, बी इसके पास है, सी डी ई एफ, ऐसे ऐसे पांचों डेटा नोड में अलग अलग ये अल्फाबेट्स रखे हुए हैं। अब मान लो अगर अगर बाई चांस बाई डिफॉल्ट अगर तुम्हारा जो डेटा नोड 1 है वो खराब हो जाता है, या मान लो क्या होता है, क्रैश हो जाता है, होता है ना कि समटाइम काम नहीं करता है कोई भी डेटा या कोई भी कंप्यूटर। तो अब क्या होगा भाई, अगर डेटा अगर मुझे रिट्रीव करना है तो डेटा ए तो गायब हो गया है ना, तो अब मैं क्या करूंगा। तो एचडीएफएस हमें क्या बेनिफिट देता है, दैट जो ए नंबर डेटा और जो ए नंबर अल्फाबेट होगा, इसका डुप्लीकेसी मतलब इसकी एक अलग से कॉपी बना करके किसी ना किसी नोड में उसने रखा होगा। या तो 3 में ए हो सकता है, या तो 5 में भी ए हो सकता है, या 2 में भी ए रख सकता है। ठीक है, ऐसे बाकी भी जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी भी क्या होगी, डुप्लीकेसी होगी डेटा में। रिप्लीकेशन ऑफ डेटा इसको कहते हैं, रिप्लीकेट करता है। ठीक है, ठीक है, रिपीट करेगा। तो अलग अलग डेटा में, तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास डेटा नोड 1 जो है वो अगर क्रैश हो गया तो हमारा डेटा क्या हो गया, खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं डेटा नंबर 2 से, डेटा नंबर 3 से, जैसा हम लोग क्वेरी चलाएंगे वैसे उस तरीके से हम लोग का क्या होगा, हमें डेटा रिट्रीव हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो मैंने बहुत अच्छे से इस चीज को समझाई, यूनिट 1, 2, 3 में एचडीएफएस आप लोग को जाके मिल जाएगा, आप लोग वहां से एक बार जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हडूप यार्न का क्या काम होता है। देखो अब भाई मैप रिड्यूस था, ठीक है, हड एचडीएफएस आ गया, मैप रिड्यूस आ गया, तो यार्न की क्या जरूरत पड़ी। देखो यार्न और मैप रिड्यूस में सिंपल सा डिफरेंस ये समझो ना, यार्न एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है, ठीक है, और मैप रिड्यूस जो है वो आपका विंडोज का काम करता है। विंडोज के अंदर जो सारी फाइल्स होती हैं ये काम करता है, मतलब दोनों आपका अलग अलग फंक्शनैलिटी करते हैं। ठीक है, तो पढ़ो क्या है, और रिसोर्स, ये देखो यान क्या करता है, एक रिसोर्स मैनेजमेंट लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर जॉब शेड्यूलिंग एंड क्लस्टर रिसोर्स मैनेजमेंट। जॉब शेड्यूलिंग मतलब वो काम को बांटता है कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, ये यान का काम होता है। येट अनदर रिसोर्स नेविगेटर इसका नाम पूरा होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप लोगों ने लिखा है, फुल फॉर्म आता है, याद रखिएगा 2 नंबर में। Allocate system resources to various application running in the Hadoop cluster and manage the execution of those। अभी मैंने बताया क्या करता है, एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज। अब देखो हर एक को अलग अलग काम देते हैं, जैसे मान लो ओएस में क्या, ओएस का काम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के उसके ऑलरेडी वो अपना काम डिवाइड कर देता है विंडोज के अंदर। ठीक है, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, इनका आपका अलग अलग काम होता है। ठीक है, सो ये क्या करता है, यान का काम यही होता है टू एलोकेट सिस्टम रिसोर्स टू वेरियस एप्लीकेशन रनिंग इन द हडूप क्लस्टर एंड मैनेज द एग्जीक्यूशन ऑफ दोज एप्लीकेशन। ठीक है, उसके एग्जीक्यूशन पे ध्यान देता है, किस तरीके से वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से वो फाइल एग्जीक्यूट करेगी अपने पूरे उसमें, वो चीज हमारा ध्यान देता है। ठीक है, हडूप मैप रिड्यूस क्या होता है, अ प्रोग्रामिंग मॉडल एंड प्रोसेसिंग इंजन फॉर लार्ज स्केल ऑफ डेटा प्रोसेस। सिंपल सा देखो, जब हमारा डेटा जब डेटा हमारे डेटा उसमें डिवाइड हो जाता है ना, मान लो यहाँ पे मैंने बताया ना डेटा नोड 1, डेटा नोड 2, डेटा नोड 3, तो यहाँ से पैरेलली प्रोसेस करता है। पैरेलली प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा भाई, अगर मैं मान लो कि मैं डेटा को क्या कराता हूँ, मान लो डेटा को मैंने डिवाइड कर दिया, डिफरेंट टाइप में एचडीएफएस का यूज करके मैंने डेटा को डिवाइड कर दिया। अब मुझे प्रोसेसिंग में तो चाहिए उस पे मुझे रिट्रीव करना, तो उसके रिट्रीव कराने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोसेसिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, तो सिंपल सा मैप रिड्यूस का क्या काम होता है, 2 टर्म में डिवाइड होते हैं, एक मैप एक रिड्यूस। याद रखना, मैप और रिड्यूस एक टर्म पे हम लोग ने पढ़ा होगा डिवाइड एंड कॉन्करर रूल।
ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर रूल का मतलब क्या होता है ना कि उसको छोटे 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 पार्ट्स में पहले तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ने के बाद एक साथ फिर क्या है, उस चीज को सॉल्व करता है, तो मैपिंग करता है उसका, फिर उसको क्या करता है, रिड्यूसिंग करना शुरू करता है, ठीक है। Process large data set in a parallel across a Hadoop cluster by dividing the job into a set of independent tasks। अभी मैंने बताया ना, उसको छोटे 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 पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, ठीक है। Apache Hive क्या होता है, a data warehouse infrastructure built on the top of the Hadoop। देखो अब Hive भी क्या करता है, Hive एक तरह में देखा जाए ना तो SQL से ही ऑपरेट होता है। एसक्यूएल की तरह ही क्या करता है, वो क्वेरी लेता है, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं, याद रखना, HSQL, एचक्यूएल, सॉरी एचक्यूएल कहते हैं इसको। मैं इसको कह दूं, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। देखो समझ के चलो, अपने आप हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है यूनिट 4 भी, ठीक है। हाँ टॉपिक्स ज्यादा है ये मैं मानूंगा। तो हाइव प्लस एसक्यूएल, ठीक है, ये क्या बनाता है, एचक्यूएल बना देता है, ठीक है, बिकॉज इट यूजेस द एसक्यूएल टू क्वेरी आउट द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे दिया, इट इज अ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस कहते हैं जहाँ लार्ज सेट ऑफ डेटा को रखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हडूप, हडूप के सबसे ऊपर रखा जाता है, जो क्या करता है, हडूप को मतलब समझ लो ना, प्रोवाइड डेटा समराइजेशन, डेटा को समराइज करके देता है। समराइज मतलब बिल्कुल समराइज करके, बहुत बड़ा डेटा है, बहुत लार्ज सेट ऑफ डेटा, उसको समराइज कर देगा और फिर क्या करेगा, क्वेरिंग करेगा, एनालाइज करेगा और कैपेबिलिटी यूजिंग एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज। देखो एसक्यूएल लाइक लैंग्वेज का यूज करके उसको क्या करता है, समराइज करता है, क्वेरिंग करता है, एनालिसिस करता है और फिर उसको आगे प्रोसीड करता है। तो वो कौन सा लैंग्वेज यूज करता है, एचक्यूएल टाइप का लैंग्वेज यूज करता है, हाइव प्लस एसक्यूएल, इसको कहते हैं एचक्यूएल, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा अपाची पिक की बात करते हैं। इट इज अ हाई लेवल प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग मैप रिड्यूस प्रोग्राम। देखो एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है जहां पे मैप रिड्यूस प्रोग्राम पर, मैप रिड्यूस हमें मैंने जहां पे पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज का यूज किया जाता है। ऑफर ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कॉल्ड पिग लैटिन। देखो यहाँ पे एक, अभी जैसे हम लोगों ने बताया ना, पीछे मैंने बताया अपाची हाइव के लिए, अपाची हाइव के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, एचक्यूएल यूज होता है। वैसे ही अपाची पिग के लिए हम लोग एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं पिग लैटिन। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दैट सिंप्लीफाइज, अब क्या करता क्या है ये, दैट सिंप्लीफाइज द क्रिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स डेटा, बहुत हार्ड टाइप के डेटा होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करता है और उसको एनालाइज करके अलग अलग चीजों में रिड्यूस और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए आगे प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, हडूप फेडरेशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया कंपोनेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं हडूप फेडरेशन की। हडूप फेडरेशन क्या होता है भाई, देखते हैं। हडूप फेडरेशन, इट सेपरेट द नेम नोड लेयर एंड द स्टोरेज लेयर। देखो हडूप फेडरेशन क्या करता है, जो नेम नोड होता है, नेम नोड और स्टोरेज लेयर को क्या करता है, उसको सेपरेट, अलग अलग कर देता है, ठीक है, अलग अलग करता है। इट इज एन एडवांस, it is an advanced feature of HDFS design to improve scalability and manageability by allowing multiple name node to share the same cluster। सिंपल सा मान लो हमारे पास एक नेम नोड है, वो सेम क्लस्टर को, क्लस्टर से मतलब सिंपल सा जैसे डेटा नोड है, इसमें से सेम क्लस्टर को हम लोग को क्या करता है, शेयर करने के काम आता है, मल्टीपल नेम नोड को, ठीक है। हमें बताया कि एक से ज्यादा नेम नोड हो सकते हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है, स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, इंक्रीज करता है स्टोरेज और कंप्यूटिंग कैपेसिटी, मतलब समझ लो स्पीड को, स्केलेबिलिटी मतलब उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। आइसोलेशन, प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड परफॉर्मेंस आइसोलेशन बाय सेपरेटिंग डिफरेंट नेम स्पेसेस, ठीक है। मैनेजेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, सिंप्लीफाइंग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को और किसी चीज की कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करता है, वो ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये होता है आपका हडूप फेडरेशन। इसके आर्किटेक्चर क्या होता है, मल्टीपल नेम नोड्स होते हैं, डेटा नोड सर्विंग मल्टीपल ब्लॉक पूल्स, यूनिफाइड नेम स्पेस व्यू, ये सब हमारे पास आपके हडूप फेडरेशन में आता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट तरफ चलते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है भाई, नो एसक्यूएल डेटाबेस, नो एसक्यूएल refers to a non SQL or non relational is a database that provide a mechanism for storage and retrieval of डेटा। जैसे माई एसक्यूएल हम लोग पढ़ते हैं ना, वैसे ही क्या होता है, नो एसक्यूएल होता है। वो किस काम आता है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, किसके लिए, स्टोरेज और डेटा को कहीं से रिट्रीव करने, डेटाबेस में से रिट्रीव करने के लिए हम लोग नो एसक्यूएल का यूज करते हैं, ठीक है। नो एसक्यूएल डेटाबेस आर यूज्ड इन रियल टाइम वेब एप्लीकेशन। रियल टाइम वेब एप्लीकेशन जैसे आपके बिग डेटा एंड देयर यूज आर इंक्रीजिंग ओवर टाइम। भाई रियल टाइम वेब एप्लीकेशन क्या है, जो रियली हम लोग को एग्जिस्ट करते हैं, अभी दिखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया,
ठीक है, फ्लिपकार्ट भी क्या एक रियल टाइम एप्लीकेशन है, क्योंकि हर टाइम पे क्या होता रहता है, वो अपडेट होता रहता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या होंगे, schema-less design क्या होता है, इट डज नॉट रिक्वायर अ फिक्स स्कीमा अलाउइंग फॉर डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल डेटा, इसके तुम्हारे डेटा स्ट्रक्चर के लिए काम नहीं होता है। ठीक है, स्कीमा लेस डिजाइन हो गया। ठीक है, हॉरिजेंटल स्टेबिलिटी क्या होती है, हॉरिजेंटल स्टेबिलिटी सिंपल होता है, डिजाइन टू स्केल आउट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर और नोड। हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी मतलब समझ लो डेटा रखा हुआ है, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तुम जाओ इधर, तुम भी इधर जाओ, तुम भी इधर जाओ, हम भी इधर जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आता है, हाई हर टाइम अवेलेबल होगा। ठीक है, हाई अवेलेबिलिटी होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड अभी बताया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा भाई, बटा हुआ रहेगा हर साइड में। एडवांटेजेस क्या होते हैं, स्केलेबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। बिल्कुल, स्केलेबिलिटी अभी मैंने बताया है ना, फ्लेक्सिबल भी होता है, कभी भी कहीं भी सेमी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर दोनों चीजों में हो सकता है। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत कम कॉस्ट कॉस्ट मतलब समझ लो कॉस्ट फ्रेंडली होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस के क्या होते हैं भाई, डिसएडवांटेज होता है कंसिस्टेंसी इशू, कंसिस्टेंट नहीं रहता है बस। ठीक है, जो कि मेनी नोएसक्यूएल डेटाबेस फॉलो द कैप थ्योरम, लिमिटेड क्वेरी कैपेबिलिटी होती है और कॉम्प्लेक्सिटी भी इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा देखी जाती है। तो अब देखो टाइप्स ऑफ नोएसक्यूएल क्या होता है भाई, टाइप्स ऑफ नोएसक्यूएल की वैल्यू पेयर बेस्ड, कॉलम बेस्ड, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड और ग्राफ बेस्ड, ये चार तरह के टाइप्स होते हैं, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देता हूँ। पूछ सकता है कि नोएसक्यूएल के टाइप्स आप लोग बताओ। ठीक है, की वैल्यू पेयर बेस्ड क्या होता है, डेटा इज शोइंग की वैल्यू पेयर, इट इज डिजाइन इन सच अ वे टू हैंडल लॉट्स ऑफ डेटा एंड हैवी लोड। की का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो फूड कुक बाय मी, फूड कुक बाय मी। अब यहाँ पे की वैल्यू का मतलब क्या है, सिंपल सा, ए कितनी बार आया, ए वन टाइम आया है, फूड कितनी बार आया है, ये दो बार आया है। ठीक है, कुक कितनी बार आया है, ये दो बार आया है। तो ये सब हमारे पास क्या है, मतलब कुक कितनी बार आया, कुक दो बार आया है ना, ए कितनी बार आया है, ये वन है। तो ये जो क्या है, ये की वैल्यूज होती है। ठीक है, की वैल्यू हम लोग को बता देता है, तो वो क्या होता है, जो बहुत ज्यादा हैवी डेटा होते हैं उसको रिड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, समझो आगे। column based क्या होता है, column based oriented database work on a column and are based on a big table paper by Google, ये column based होता है भाई, आप लोग बहुत अच्छे जानते हो। जो क्या होता है आपके इसमें एक्सेल शीट में जाके, स्प्रेडशीट में जाके स्टोर होना, एवरी कॉलम इज ट्रीटेड सेपरेटली, हर एक कॉलम का काम अलग अलग होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड क्या होता है, डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड देखते हैं। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नोएसक्यूएल डेटाबेस स्टोर एंड रिट्रीव डेटा एज अ की वैल्यू पेयर, बट द वैल्यू पार्ट इज स्टोर एज अ डॉक्यूमेंट। जो उसके वैल्यू देखो कॉलम बेस्ड में ही होता है, मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो किसमें हो जाता है, ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में चला जाता है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड इन अ जेसन और एक्सएमएल फॉर्मेट। अब जेसन क्या होता है, ये एक तरह का डेटाबेस, और एक्सएमएल फॉर्मेट अभी मैंने बनाया स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट होती है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ बेस्ड। ग्राफ बेस्ड क्या होता है भाई, ग्राफ बेस्ड क्या होगा, जो भी डेटा होगा वो ग्राफ के फॉर्मेट में होगा, ग्राफ के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो ग्राफ टाइप डेटाबेस एज वेल एज रिलेशनल अमंग दोज entities, the entity is stored as a node with a relation as a edge and edge is gives a relation between a node। अभी मैंने बता दिया, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की हमें जरूरत नहीं लगती है। ठीक है, आगे देखो, अब मोंगो डीबी एंड फीचर्स, हम लोग बार बार सुनते हैं मोंगो डीबी क्या होता है, तो मोंगो डेटाबेस उसको कहते हैं। ठीक है, MongoDB is a NoSQL database, देखो एक तरह का NoSQL database होता है। It is an open source cross platform document oriented platform, document based written in C++। ठीक है, इट प्रोवाइड हाई परफॉर्मेंस, क्या क्या प्रोवाइड करता है, हाई परफॉर्मेंस देता है, हाई अवेलेबिलिटी देता है, ऑटोमेटिक स्केलिंग देता है, और MongoDB was डिजाइन टू स्केल आउट। ठीक है, स्केल आउट करने के लिए इसको डिजाइन किया गया था। फीचर्स क्या होते हैं इसके, फीचर्स ऑफ MongoDB यार, पहला इंडेक्सिंग होता है, एग्रीगेशन होता है, स्पेशल कलेक्शन है, इंडेक्स टाइप होता है, फाइल स्टोरेज होता है। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होता है, MongoDB सपोर्ट जनरिक सेकेंडरी इंडेक्सेस, इट प्रोवाइड यूनिक कंपाउंड डिस्पेशियल एंड फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, एग्रेशन क्या होता है, एग्रीगेशन सॉरी, एग्रीगेशन बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग पाइपलाइन, MongoDB provided aggregation framework, aggregation pipeline allow you to build complex analytics engine। देखो बहुत ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटास होते हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, एक मतलब समझ लो बहुत ज्यादा
कॉम्प्लेक्स टाइप की जो डेटा होते हैं ना, उनको सिंपल वे में लिखने के लिए क्या करता है, उसको रिट्रीव करने के लिए डेटाबेस से ये काम करता है। ठीक है, स्पेशल कलेक्शन इंडेक्स टाइप होता है, इट सपोर्ट टाइम टू लीव कलेक्शन फॉर डेटा दैट शुड एक्सपायर एट अ सर्टेन टाइम। अब देखो कुछ डेटा होते हैं बहुत टाइम के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, दवाई एक्सपायर हो जाती है ना, वैसे ही डेटा भी एक्सपायर होने लगते हैं। ठीक है, तो उसको स्पेशल टाइम पे रिट्रीव करने के लिए, ठीक है, कलेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज होता है, यहाँ पे मोंगोडीबी का हम लोग यूज करते हैं मेनली। ठीक है, it also support partial index to increase efficiency and reduce the amount of storage space required। यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल जो हमारा पार्शियल इंडेक्सिंग दे देते हैं, पार्शियल इंडेक्सिंग मतलब जगह दे देंगे जिसमें हम लोग को ज्यादा से ज्यादा, अब एक के अंदर दो भी कर सकते हैं, दो के अंदर तीन भी कर सकते हो, ज्यादा हमारे स्टोरेज, इतना बड़ा स्टोरेज है तो इतने में ही काम जो है, इसकी जरूरत हमें जल्दी नहीं पड़ेगी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसलिए मोंगोडीबी का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। फाइल स्टोरेज करते हैं, मोंगोडीबी सपोर्ट एंड इजी टू यूज प्रोटोकॉल फॉर शेयरिंग लार्ज फाइल एंड फाइल मेथड। अब देखो मोंगोडीबी का सबसे अच्छा यूजर है, कितना भी बड़ा डेटा होगा, कितना भी बड़ा लार्ज डेटा होगा, उसको इजीली वो शेयर करने के लिए एक प्रोटोकॉल का यूज करता है, जिससे हम लोग यूजली किसी भी चीज को कर सकते हैं। अब डेटा टाइप यूज इन मोंगोडीबी देखो क्या है, नल, बुलियन, नंबर, स्ट्रिंग, डेट, रेगुलर एक्सटेंशन, एरे, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट, ऑब्जेक्ट आईडी, कोड, ये सब हमें क्या है, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप यूज होते हैं मोंगोडीबी में। ठीक है, कोर कंपोनेंट में मोंगोडीबी देखो, कोर कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट होता है, कलेक्शन होता है, डेटाबेस होता है, रेप्लिका सेट होता है, और शार्डिंग। और शार्डिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा अक्रॉस मल्टीपल सर्वर और क्लस्टर टू सपोर्ट लार्ज डेटा सेट है, हाई थ्रू पुट ऑपरेशन। ठीक है, स्पार्क्स एंड इस मेथड देखो, स्पार्क्स एंड क्या होता है, Apache Spark is designed to perform fast in-memory data processing, and it provides a comprehensive suite of libraries for SQL, streaming, machine learning and graph processing। देखो स्पार्क का यूज क्या होता है ना, एक फास्ट टाइप का डेटा प्रोसेसिंग होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, एसक्यूएल के डेटा क्या होता है, जैसे मान लो हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग में भी बहुत सारे डेटा होते हैं। हाँ, तो वहां पे क्या होता है, वो जो डेटा होता है स्टोर कराने के काम आता है, मशीन लर्निंग के, ग्राफ प्रोसेसिंग के, ये सब काम आता है। इट कैन प्रोसेस डेटा इन द बैच एंड रियल टाइम मोड्स। ठीक है, जैसे मान लो लाइव स्ट्रीमिंग आप कर रहे हो, लाइव स्ट्रीमिंग में भी बहुत सारे डेटा का यूज होता है, लोग कमेंट करते हैं, आप उस कमेंट को स्टोर कर सकते हो, लोग सुपर चैट देते हैं, उसको आप वहां पे और उस चीज को डाउनलोड करके, कितने लोगों ने मुझे सुपर चैट दिया, ये क्या करता है, इट कैन प्रोसेस डेटा इन अ बैच एंड रियल टाइम मोड्स, मेकिंग इट वर्सटाइल फॉर वेरियस डेटा प्रोसेसिंग नीड्स। आई होप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं स्पार्क से, स्पार्क कोर होता है, स्पार्क एसक्यूएल होता है, स्पार्क स्ट्रीमिंग होता है, एमएलईबी होता है, ग्राफएक्स होता है। ठीक है, अब देखो इसका मेथड क्या होता है स्पार्क का, डाउनलोड अपाचे स्पार्क, पहले स्पार्क डाउनलोड करो, कहां से, गूगल क्रोम पे जाना या किसी भी ब्राउजर पे जाना, वहां पे डाउनलोड अपाचे स्पार्क, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर स्पार्क बाय विजिटिंग द फॉलोइंग लिंक, डाउनलोडिंग डाउनलोड स्पार्क। ठीक है, आफ्टर डाउनलोडिंग वी विल फाइंड द स्पार्क फॉर फाइल इन द डाउनलोड फोल्डर, इंस्टॉल करो स्टार्टिंग फॉर, ये सारे स्टेप्स आप लोग इसमें पढ़ लेना। ठीक है, फीचर्स देखते हैं हम लोग, फीचर्स क्या होता है, फीचर्स ऑफ स्पार्क इन मेमोरी प्रोसेसिंग, स्ट्रीम प्रोसेसिंग, लेस लेटेंसी, लेजी एवोल्यूशन, लेस टाइम ऑफ, लेस लाइन ऑफ कोर्स हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है किसी भी स्पार्क डेटा बेस के अंदर। ठीक है, अब देखो स्केला क्या होता है, स्केला क्या होता है, स्केला स्टैंड फॉर स्केलेबल लैंग्वेज, इट इज अ हाइब्रिड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक तरह का हाइब्रिड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। स्केला इज न्यूली इंटीग्रेट द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज फंक्शनल लैंग्वेज, ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड हम जो फंक्शनल लैंग्वेज होता है उसको स्मूथली क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। ठीक है, स्केला इज कंपाइल्ड टू रन ऑन द जावा वर्चुअल। अब देखो स्केला किस पे, जेवीएम पे वर्क करेगा। ठीक है, जेवीएम पे ही वो क्या कर सकता है, रन कर सकता है और कंपाइल भी हो सकता है। स्केला इज स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज डिजाइन टू कौन सा है, एलिगेंट एंड एक्सप्रेसिव, बहुत ही एक्सप्रेसिव टाइप की लैंग्वेज होती है स्केला, जिसको हम लोगों ने मतलब डिजाइन हुआ है। फीचर्स क्या होते हैं इसके, कॉन्साइजनेस होते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऊप्स का भी काम होते हैं, यहाँ पे ऊप्स में भी काम आ जाता है। ठीक है, पैटर्न मशीनिंग में भी, पैटर्न मैचिंग में काम आता है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान देना और पढ़ लेना इसको नोट से। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप लोग को नोट्स की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग जो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मैसेज करना, आप लोग को वहां में नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटर यूज इन स्केला क्या है, देखो डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स हो गए। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेशन होता है, लॉजिकल होता है, असेसमेंट होता है। ठीक है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट, ये किसमें आता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इक्वल टू, एंड इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट एंड असेसमेंट, ये सब डिफरेंट टाइप के हमारे क्या है, असाइनमेंट
ऑपरेटर्स है। और बिटवाइज में क्या होता है, बिटवाइज एंड और एक्सऑर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ये सब हमारे क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो ये देखो पूरे डिटेल में मैंने नोट्स बनाई है इस बार, पिछले आप तीनों नोट्स से कंपेयर करोगे, ये नोट्स आप लोग को ज्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज्यादा इजी लगेगी पढ़ने में, इसलिए मैंने आप लोग के हिसाब से बनाया है। ठीक है, इट स्टैंड फॉर येट अनदर रिसोर्स। देखो हम यान की बात बताता हूँ, यान का मैप रेडियस टू भी बताते, मैंने भी बताया ना। इट इज टाइम फॉर येट अनदर रिसोर्स नेगेटेड। इट इज अ कोर कंपोनेंट ऑफ अपाचे हडूप इकोसिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन हडूप 2.0। देखो हडूप 1 में क्या था, मैप रेडियस था। ठीक है, और हडूप 2.0 में क्या लेके आया, एक यान एक नया मॉडल लेकर के या ये इसने क्या किया, यान ने किया क्या, यान इनहेंस द हडूप आर्किटेक्चर बाय सेपरेटिंग रिसोर्स मैनेजमेंट एंड जॉब शेड्यूलिंग मॉनिटरिंग। ठीक है, अलाउइंग फॉर मोर इफेक्टिव एंड फ्लेक्सिबल डेटा प्रोसेसिंग। मैंने इसको पीछे आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो मुझे नहीं लगता है फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। आई होप इतना वीडियो आपको लंबा देखना पसंद भी नहीं करो, शॉर्टकट में आ जाए, बस ये काम हो तो आप लोग का ना। चलिए ठीक है, कंपोनेंट ऑफ यान। कंपोनेंट ऑफ यान क्या होता है, रिसोर्स मैनेजर होता है, आरएम जो क्या करता है, ग्लोबल रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, शेड्यूलर होता है, एप्लीकेशन मैनेजर होता है। ठीक है, नोड मैनेजर क्या होता है, नोड लेवल मैनेजमेंट और कंटेनर लेयर मैनेजमेंट को मैनेज करता है। एप्लीकेशन मास्टर क्या होता है, प्री एप्लीकेशन मैनेजमेंट और रिसोर्स नेगोशिएशन का काम करता है। और कंटेनर क्या होता है, रिसोर्स यूनिट का काम करता है। ठीक है, तो ये आखिरी हम लोग के पास टॉपिक है, विच इज कॉल्ड वर्क फ्लो। कैसे काम करता है, एप्लीकेशन सबमिशन पहले होगा, फिर एप्लीकेशन मास्टर जो भी काम को होगा उसको क्या करता है, एलोकेट करता है। ठीक है, तो तीसरा क्या है, रिसोर्स नेगोशिएशन होता है, टास्क एग्जीक्यूशन होता है, मॉनिटरिंग एंड कंप्लीशन होता है, एप्लीकेशन कंप्लीशन होता है। ठीक है, फीचर और बेनिफिट क्या होता है, स्केलेबिलिटी होती है, बहुत अच्छे से पता है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन और जो भी रिसोर्स होता है उसका यूटिलाइज बहुत अच्छे से होता है, हर एक जगह पहुंच जाता है। फ्लेक्सिबल होता है बहुत ज्यादा, कभी भी किसी तरीके से करते हैं। मल्टी टेनेंसी होती है और फॉल्ट टॉलरेंस होता है। फॉल्ट मतलब बहुत ही ज्यादा कम गलतियां करने की उम्मीद इसमें होती है। आई होप आप लोग को ये चैप्टर मतलब यूनिट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अच्छे से पेपर को आप लोग दे करके आइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।